नमस्कार। इतिहास की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हड़प्पा का नगर नियोजन कैसा था, मतलब कि हड़प्पा की विशेषताएं क्या थी। हड़प्पा की नगरीय सभ्यता थी जो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। तो देखा कि हमने कि हड़प्पा के स्थल सामान्यतः दो भागों में विभक्त थे। किसके अलावा? धोलावीरा के अलावा। धोलावीरा कितने भागों में विभक्त था? 3 भागों में। तो एक बार हम उसका रिवीजन करते हैं कि क्या विशेषताएं थी नगर नियोजन की, उसके बारे में आज फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। धार्मिक पक्ष और सामाजिक पक्ष कि हड़प्पा सभ्यता का धर्म क्या था, समाज कैसा था, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कल की क्लास का रिवीजन। तो कल देखा था कि हड़प्पा सभ्यता जो सामान्यतः 3 खंडों में 2 खंडों में विभक्त थी। ठीक है, ये पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला, बाया भाग, दाया भाग। ठीक है, दुर्गीकृत, अदुर्गीकृत, विशिष्ट जन और सामान्य जन। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसके अपवाद क्या थे। अपवाद धोलावीरा। धोलावीरा कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, पश्चिमी और मध्य भाग दुर्गीकृत था, जबकि पूर्वी भाग दुर्गीकृत नहीं था। इसके अलावा कालीबंगा, कालीबंगा के पूर्वी और पश्चिमी दोनों टीले ही दुर्गीकृत थे। इसके अलावा क्या देखा हमने कि जो चंदकुदड़ो था वहां से दुर्ग का अभाव मिला गया, मतलब दुर्गीकृत भाग ही नहीं था वहां पे। फिर इसके अलावा देखा कि चुंधाड़ो, सुरकोटड़ा और लोथल तीनों टीले हैं, उनमें एक ही टीला था। यहाँ पे 2 टीले हैं, उनमें सिर्फ एक ही टीले थे। दोनों स्थल एक ही टीले में स्थित थे, पूर्वी और पश्चिम दोनों। फिर इसके बाद में देखा कि सुरकोटड़ा और लोथल, कौन सा? सुरकोटड़ा और लोथल दोनों एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। फिर उसके बाद में देखा हमने कि हड़प्पा सभ्यता में भवन कैसे थे। हड़प्पा सभ्यता के भवन सामान्यतः 1 मंजिले थे, 2 मंजिले मिले कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। फिर उसके बाद देखा कि सामान्यतः शौचालय मिलता है, रसोई घर मिलता है, तो पाश्चात्य शौचालय मिलता है मोहनजोदड़ो से। सामान्यतः घर के दरवाजे गलियों में खुलते हैं, लेकिन लोथल से कहाँ खुलते हैं? मुख्य सड़क पर खुलते हैं। फिर उसके बाद में विशेषता और क्या विशेषता देखी थी भवनों की? भवनों की में 4-5 कमरे होते थे। इसके अलावा और पेयजल के लिए कुआं होता था और वातानुकूलित होते थे, मतलब हवा के पारगमन के लिए खिड़कियां, जालियां वगैरह थी। इसके अलावा और क्या देखा था हमने? इसके अलावा देखा था कि जो भवन थे उपयोगितावादी थे, मतलब उनके जो दरवाजे रखे गए थे वो एक कॉर्नर में रखे गए थे ताकि पूरे रूम का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा और क्या देखा था भवनों के बारे में? यही थी भवनों के बारे में चर्चा। भवन उपयोगितावादी और शांतिवादी थे। किस आधार पे? उपयोगितावादी की कोनों का प्रयोग, दरवाजा का प्रयोग कोनों में। शांतिवादी घरों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल के गलियों में अंदर की तरफ खुलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखा हमने सड़कें। हड़प्पा की सभ्यता दूसरी मुख्य विशेषता है। हड़प्पा की पहली मुख्य विशेषता होगी कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख लो कि हड़प्पा की विशेषताएं क्या थी। जो कल अपन नगर नियोजन देखा था उसके आधार पर क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो रिवीजन ही चल रहा है अपना। विशेषताएं जो कल पढ़ा था उसमें से ही सुनते हैं। ठीक है, पहली विशेषता, यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, दूसरी विशेषता, आयताकार विन्यास में इनके घर के निवास थे। आयताकार
स्वरूप। किसका? नगर नियोजन कैसे थे? आयताकार रूप में बचे हुए थे। फिर तीसरी देखी विशेषता, सड़कें देखी। सड़कें किस आधार पर? ग्रिड पद्धति पर आधारित सड़कें। ग्रिड पद्धति पर आधारित सड़कें, ठीक है। चेस, ऑक्सफोर्ड सर्किल आदि आधार सड़कें थी, ठीक है। पक्की सड़कें थी, लंबाई चौड़ाई आप हमने कल डिस्कस किया था कि भाई बड़ी थी, उनकी 10 मीटर तक थी, छोटी थी 3 से 6 मीटर की थी गलियों की सड़कें। फिर उसके बाद देखा कि ग्रिड पद्धति पर आधारित आयताकार हो गया स्वरूप और निगरीय हो गई। फिर उसके बाद में देखा था कि ईंटों का अनुपात क्या था। देखा ईंटों का अनुपात 4:2:1, ठीक। फिर उसके बाद में देखा था हमने नाली व्यवस्था। रखी हुई नाली। कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि नगर नियोजन, कि हड़प्पा नगर नियोजन कैसा है, उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हो गई। यह एक नगरीय सभ्यता थी, आयताकार स्वरूप में विकसित हुई, ग्रिड पद्धति पर आधारित सड़कें थी, जैसे ऑक्सफोर्ड सर्किल और चेस पद्धति पर बोला जाता है। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। जो पक्के नाली निर्माण हो उसमें बिटुमिनस जिप्सम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। और जो नाली चुनाई जो ईंटों का प्रयोग किया वो बॉन्ड पद्धति पे आधार पर किया गया। बॉन्ड पद्धति मतलब ये ईंट है ऐसे दो, ठीक है, तो एक ईंट इनके ऊपर ये जोड़, फिर एक ऐसे, ठीक है, ये होता है बॉन्ड पद्धति, ठीक है, मतलब एक का जोड़ते हुए ऊपर। ये कल देखा था हमने हड़प्पा का नगर नियोजन। निर्बाध दूसरी नालियां थी। इसके अलावा देखा था कि भाई मिस्र में और मेसोपोटामिया में धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा और क्या देखा था हमने? इसके अलावा देखा था कि जो क्रेट की सभ्यता है वहां पे कहीं कहीं पक्के नालियों का प्रयोग मिलता है, ठीक है। आज देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक पक्ष कैसा था। क्या देखते हैं? धार्मिक विशेषताएं देख लेना, आप खुद भी बना सकते हो विशेषताएं। क्या विशेषताएं? ये आपकी समझ को डेवलप करता है कि हाँ हमने जो पढ़ा उसमें से जो क्या निष्कर्ष निकालना है उसमें से वो निकाला। कल नगर नियोजन पढ़ा था, अब नगर नियोजन में क्या विशेषता निकल के आ गई बात? ये 5 विशेषताएं निकल के आ गई बात, ठीक है। आज देखते हैं उसका धार्मिक पक्ष कैसा था, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या धर्म को मानते थे, कैसे धर्म को मानते थे, उसकी चर्चा करते हैं। उसके क्या क्या साक्ष्य मिले उसकी चर्चा करेंगे हम अभी आज की क्लास में। तो हेडिंग डालते हैं हड़प्पा वासियों का धार्मिक पक्ष। कैसा पक्ष? मतलब धार्मिक पक्ष क्या था, ठीक है। किस किस की पूजा करते थे, क्या विधि थी, तो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा के हमें अधिकांश स्थलों से मातृ देवी की मूर्तियां मिली। तो उससे क्या साक्ष्य निष्कर्ष निकाला जाता है? उससे निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा थी और मातृ सत्तात्मक की समाज था। फिर दूसरी देखते हैं शिव पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। शिव पूजा के मतलब कैसे? जैसे हड़प्पा से हमें काले पत्थर के नर्तक की मूर्ति मिली है जो कि नटराज जिसे कहते हैं हम। फिर उसके बाद में हड़प्पा से ही हमें टूटे हुए शिवलिंग के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हमें योगेश्वर की मुद्रा जिसे मार्शल ने आद्य शिव कहा था, मतलब प्राचीन शिव की संज्ञा दी थी। इस आधार पर पता चलता है कि वो शिव की पूजा करते होंगे। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हड़प्पा से हमें जादू टोनों की साक्ष्य मिलते हैं। किसके? जादू, तेज ताबीज मिलते हैं, मतलब तंत्र मंत्र में वो विश्वास करते थे। इसके अलावा हमें हड़प्पा से क्या मिला? स्वास्तिक का चिन्ह। किसका मिला? स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है। किसका चिन्ह मिला? स्वास्तिक का चिन्ह मिला।
ठीक है, ये होता है स्वास्तिक। कैसे आगे बढ़ते हुए सर्किल में है ये, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, सक्रिय रूप में है ये। ठीक है, तो कहाँ से मिलते हैं इसके साक्ष्य? इसके साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलते हैं और कालीबंगा से मिलते हैं, स्वास्तिक के साक्ष्य। जिसका तात्पर्य क्या होता है कि जो हड़प्पावासी थे वो सूर्य की पूजा करते थे। जल पूजा के साक्ष्य मतलब हमें मोहनजोदड़ो से एक विशाल जल कुंड के साक्ष्य मिले, जिसकी डीडी कौशाम्बी ने तुलना पुष्कर तीर्थ से की थी। उसी आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के वासी जल पूजा भी करते थे। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे। ये निष्कर्ष निकाल लिया आपने कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की शुरुआत किस काल से होती है? हड़प्पा सभ्यता से। फिर उसके बाद में जो होगी कि सुर मूर्ति के आधार पे हमें ध्यान मुद्रा में है, उस आधार पे पता चलता है कि हड़प्पा की विषय निवर्ती सोच पर आधारित थे। ठीक है, मतलब संन्यास लिया होगा उन्होंने। ये परंपरा बौद्ध और जैन धर्म में विकसित रूप से जानी गई। मुहरों पे हमें नाग देवता की मूर्तियां चित्र मिले हैं। इसके अलावा हमें यज्ञ परंपरा की शुरुआत के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे हमें कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और बनावली श्रीकृष्ण के हमने देखा था कि अग्निवेदी या फिर यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले थे। तो ये हो गया हड़प्पा का धार्मिक पक्ष। इसके अलावा और हड़प्पा के धार्मिक पक्ष में क्या थे कि भाई ये पवित्र पशु कौन सा था, पवित्र वृक्ष कौन सा था इनका, और पवित्र पक्षी कौन सा था। पवित्र पक्षी था इनका फाख्ता बतख, पवित्र वृक्ष था पीपल, और पवित्र पशु था एक श्रृंगीय पशु, एक सींग वाला पशु। बैल नहीं है, एक श्रृंगीय पशु, एक सींग वाला जानवर इनका पवित्र पशु था। तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं कि धार्मिक पक्ष में क्या क्या है। सबसे पहले लिखते हैं मूर्ति पूजा। क्या लिखते हैं एक नंबर पे? क्या लिखते हैं? मूर्ति पूजा। भारतीय इतिहास में मूर्ति पूजा की शुरुआत कहां से होती है? भारतीय इतिहास में मूर्ति पूजा की शुरुआत कहां से हुई? हड़प्पा से हुई। हमको पता रहता है भाई कैसे? जैसे नटराज की मूर्ति मिलना, माता देवी की मूर्तियां मिलना, आदर्श शिव की मूर्ति मिलना, वो इसके उदाहरण है। ठीक है, फिर दूसरी देखते हैं। क्या बात है? माता देवी की मूर्तियां। किसकी पूजा? माता देवी की पूजा। हड़प्पा के अधिकांश स्थलों से माता देवी की मूर्तियां मिली। क्या मिली? माता देवी की मूर्तियां। जिससे क्या सिद्ध होता है कि हड़प्पावासी माता देवी की पूजा करते थे। कहाँ कहाँ से नहीं मिलती? कालीबंगा से नहीं मिलता, वहां पे पुरुष देवता के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरी बात देखते हैं शिव पूजा। किसकी पूजा? शिव पूजा। नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली? हड़प्पा से, काले पत्थर की। और नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली हमें? मोहनजोदड़ो से। सफेद पत्थर की भी मिली और कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, नटराज स्वरूप मतलब नृत्य करते हुए शिव। फिर इसके अलावा
टूटा हुआ शिवलिंग कहाँ से मिला? हड़प्पा से। और फिर क्या मिला? आद्य शिव। आद्य शिव का मोहर पर अंकन कहाँ से मिला? हड़प्पा से। ठीक है, ये देखिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि जादू टोने की साक्ष्य। जादू टोना मतलब ताबीज के साक्ष्य कहाँ से मिले थे हमें? कितने? 23। कहाँ से? हड़प्पा से। ठीक है, क्या मिले थे? हड़प्पा से 23 ताबीज के साक्ष्य मिले थे। तो इस आधार पर जाते कि वो तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। पांचवा देखते हैं सूर्य पूजा। सूर्य पूजा स्वास्तिक का कहाँ से मिले? हड़प्पा से। और कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। फिर उसके बाद में 6 नंबर पे देखते हैं जल पूजा। कौन सी पूजा? जल पूजा। जल पूजा में वर्त स्नानागार के साक्ष्य मिले। वर्त स्नान करके साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। फिर 7 नंबर पे देखते हैं कि निवर्ती परंपरा मतलब सन्यासी परंपरा विकसित हुई किसके आधार पर? ये जो आपने लिखा ना आदर्श की मूल के आधार पर ही। ठीक है, फिर उसके बाद में और क्या साक्ष्य मिले? यज्ञ परंपरा के साक्ष्य मिले। यज्ञ परंपरा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और बनावली। कालीबंगा, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी। ठीक है, ये हो गई इसकी धार्मिक विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कि हड़प्पा का प्रिय पशु पवित्र पवित्र पशु, पवित्र पक्षी और पवित्र वृक्ष। वृक्ष कौन सा था? पीपल। पक्षी फाख्ता और पशु एक सरंगी। पशु बैल नहीं, पशु। ठीक है, कुबड़दार बैल के साक्ष्य मिले हमें, वो अलग है। एक सरंगी पशु अलग है, मतलब उसकी सर पे एक सींग है गेंडे के जैसे। ये साक्ष्य मिले हमें धार्मिक पक्ष के यहाँ से। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हड़प्पा का नेक्स्ट चलते हैं हम। क्लास लंबी थोड़ी हो जाएगी, समाज और कर ले। चलो समाज को समझ लेते, फिर कल की क्लास में एक बार रिवीजन और हो जाएगा। ठीक है, फिर समाज देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। समाज 2 भागों में बटा था, जैसे हमने देखा था कि हड़प्पा 2 भागों में बटे हुए थे। एक भाग में विशिष्ट वर्ग रहता था, एक भाग में सामान्य वर्ग। तो उसी आधार पर एक कैसे हो गया? पदानुक्रम। एक भाग में कौन सा वर्ग? उच्च वर्ग। एक भाग में निम्न वर्ग। दूसरे देखा कि वर्ग व्यवस्था पर कौन कौन से वर्ग थे? किसान थे, मजदूर थे, शिल्पी थे, दास थे और पुरोहित और व्यापारी। पुरोहित और व्यापारी उच्च वर्ग में थे, बाकी किसान, मजदूर, दास और शिल्पी निम्न वर्ग में आते थे। दूसरे देखा कि वर्ग व्यवस्था का प्रचलन कैसा था, किसके आधार पर था। ठीक है, वर्ग व्यवस्था 6 वर्ग में थे। कौन कौन से थे? जो हमने चर्चा की, पुरोहित हो गए, व्यापारी हो गए, किसान, मजदूर, शिल्पी और दास।
ठीक है। फिर उसके बाद देखा कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या किनकी थी? किसानों की थी। तो एक नोट करके डाल देना है कि हड़प्पा सभ्यता, दास प्रथा की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से मानी गई है। जैसे हमने देखा था ना कि वो हड़प्पा सभ्यता के पास बैरक मजदूर थे कि वो मजदूरों के आवास थे, वो दास प्रथा के साक्ष्य में मानते कुछ भी दोनों उनको। फिर तीसरा देखता है कि समाज कैसा था? मातृ शताब्दी में। क्यों? कि हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों से हमें क्या मिले हैं? माता देवी की मूर्तियाँ। फिर उसके बाद में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का खान पान कैसा था। हड़प्पा सभ्यता शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थी। शाकाहार में क्या खा खाते थे? गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों की मुख्य खाद्यान्न फसलें थी। क्या थी? गेहूं और जौ हड़प्पा सभ्यता की दो मुख्य खाद्यान्न फसलें थी। और भी खाते थे कि मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या थी? गेहूं और जौ। फिर उसके बाद देखते हड़प्पा सभ्यता के समाज का मनोरंजन के क्या साधन थे। पहला देखा नृत्य की मूर्तियां मिलती हैं, मतलब वो नृत्य से परिचित थे। दूसरा पशु पक्षियों की लड़ाई देखते थे। तीसरा पासे का खेल, ठीक है, शतरंज। क्या कि हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें थी वो भी ग्रिड पद्धति के आधार पर मिली है। तो इस मनोरंजन। फिर देखते हैं हड़प्पा वासी क्या पहनते थे, किसके वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा वासी सूती और ऊन के वस्त्र पहनते थे। किसके? सूती और ऊन के वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा वासी थे उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। इसके अलावा और क्या बात है, और इसमें खास बात यह कि आज के जैसे पुरुष छोटे बाल रखते हैं, लड़कियां बड़े, वहाँ पे ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लंबे बाल थे। ठीक है, ये थी हड़प्पा सभ्यता का समाज। इसको कल की क्लास में लिखेंगे, एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे, और उसके बाद में हड़प्पा के देखेंगे अर्थव्यवस्था कैसी थी, और फिर उसके बाद अंतिम क्लास में कर लेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। क्या है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्या है, आप सोचो कि मैं पढ़ लूँ कोई और ना पढ़े, ऐसा तो हो नहीं करना। जिसको तैयारी करनी है वो कहीं से भी पढ़ लेगा, उसको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो आपको भी एक समझ में आना चाहिए कि कोई भी बात है, आपको जो याद है वो दूसरे को याद होगा जरूरी नहीं। जैसे आपको याद है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का अंकन कहाँ से मिला? आद्य शिव की मोहर का अंकन हड़प्पा से मिला। कहाँ से मिला? हड़प्पा से नहीं मिला, मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? जल्दीबाजी में हो जाते ना गड़बड़। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। करेक्शन कर लेना, गलती से हो गया तो क्या है? हाँ, क्या बात कर रहे थे? तो बातें चल रही थी कि किसी को क्या याद होगा क्या नहीं, ये उसके पढ़ने के तरीके, उसकी समझ और उसके अभ्यास पर निर्भर करेगा कि उसने कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार अभ्यास किया। तो जैसे पेपर में कहते हैं कि पेपर टफ आया, इजी आया, बहुत कठिन आ गया। इजी का मतलब तो यह है कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता, ये इजी क्वेश्चन हो गया। क्या है कि आपने पढ़ा था। यदि आपने नहीं पढ़ा कि आद्य शिव की मोहर का अंकन मोहनजोदड़ो से मिला है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा। आपने पढ़ लिया, वो इजी हो गया, याद हो गया, फिर मीडियम स्तर का क्वेश्चन हो गया। जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ तो ली, जैसे ये पढ़ लिया आपने, लेकिन इसका आपने रिविजन नहीं किया बार बार, तो वो आपको कन्फ्यूजन में रखेगा। फिर आपको याद रहेगा कि यार टूटे हुए शिवलिंग की मूर्तियाँ कहाँ से मिली? आद्य शिव हड़प्पा से मिली थी, नटराज की हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो दोनों से मिली थी, ये कहाँ से मिली थी? वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे। यदि बार बार रिविजन नहीं होगा तो आप कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो हर पेपर में 3 स्तर होते हैं, उनकी चर्चा कभी कर लेंगे हम। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।